बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इंतहाई अहम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बोहर एटॉमिक मॉडल के हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। बोहर मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई? चूँकि रदरफोर्ड मॉडल में कुछ खामियाँ थी, कुछ नकाइस थे, कुछ कमज़ोरियाँ थी। तो 1913 में नील बोहर ने एक मॉडल पेश किया, एक जदीद मॉडल पेश किया, और जितनी भी नकाइस थे, डिस्क्रिपेंसीज थी या डिफेक्ट्स थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसको रिमूव किए। एक्चुअली नील बोहर वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। ये उसका शागिर्द भी था, उसके साथ लैब में एक जगह एक साथ रिसर्च किया था। सबसे पहले मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके डिटेल की तरफ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में। बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व या हरकत करते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये पॉइंट रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बताया था, यहां तक उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। इसके रिवॉल्यूशन के लिए, हरकत के लिए गोल और फिक्स रास्ते हैं, सर्कुलर पाथ से। उस सर्कुलर पाथ्स को उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया। ऑर्बिट्स को हम शेल भी बोलते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। क्योंकि इनकी एनर्जीज मुख्तलिफ होती है तो उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये है न्यूक्लियस। तो बोहर कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल रास्तों पर हरकत करते हैं और इसको ऑर्बिट का नाम दिया गया, इसको शेल का नाम दिया गया, इसको एनर्जी लेवल का नाम दिया गया। तो ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, अप टू 7 लेवल हम जा सकते हैं। ठीक है, लेवल इसी कहते हैं कि इसकी एनर्जीज मुख्तलिफ होती है। अब इन एनर्जी लेवल्स को हम जाहिर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, नियर टू द न्यूक्लियस। दिस इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, दिस इज शेल नंबर 3। इसको हम अल्फाबेट्स सी बी जाहिर कर सकते हैं। दिस इज के शेल, दिस वन इज एल एम एन ओ पी क्यू। 7 शेल तक हम जा सकते हैं। तो इन गोल रास्तों को उन्होंने ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल का नाम दिया। इसके साथ ये भी इजाफा किया कि ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक ऑर्बिट का एक मखसूस एनर्जी है, यानी ऑर्बिट का एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। पहले शेल की एनर्जी फिक्स है, दूसरी की भी, तीसरी की भी, चौथी की भी। जब और ये भी इजाफा किया कि इलेक्ट्रॉन हैज नो एनर्जी ऑफ इट्स ओन। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की उतनी एनर्जी होगी जितनी इस ऑर्बिट की है। फर्ज करे एक्चुअल एनर्जीज तो मैं नहीं लिखता। फर्ज करे पहले ऑर्बिट की एनर्जी है 5 जॉल, सेकंड की है 10 जॉल और थर्ड की है 40 जॉल। तो अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी एनर्जी भी 5 जॉल होगी। दूसरी शेल की एनर्जी फिक्स है, फर्ज करे 10 जॉल है, तो दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं उसकी भी एनर्जी 10 जॉल होगी। इस तरह अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी 40 जॉल है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इतनी होगी। ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the distance from the nucleus. Energy of the orbit, ऑर्बिट की एनर्जी
का डायरेक्ट रिलेशन होगा जितना इसका न्यूक्लियस के साथ फासला है। मतलब यह है, farther the shell, farther the orbit from the nucleus, higher will be its energy। जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब पहले शेल की एनर्जी कम है, इट इज क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो शेल्स का फासला न्यूक्लियस से के साथ ज्यादा हो जाता है, तो उस शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। यानी पहली शेल की एनर्जी कम है, दूसरी की ज्यादा, तीसरी की ज्यादा, चौथी की ज्यादा, एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। बोर कहता है when an electron revolve in its own orbit, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में हरकत करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और ये पहले शेल में हरकत करता है, सो इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, न ये एनर्जी खारिज करेगा और न जज़ब करेगा, इधर ही ये हरकत करता रहेगा। तो रदरफोर्ड पर जो ऑब्जेक्शन आया था कि द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट लूज एनर्जी एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जो चार्ज बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी है, होना तो ये चाहिए कि एनर्जी लूज करे और न्यूक्लियस की तरफ आ जाए, लेकिन इन्होंने यहां मसला हल किया कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ये एनर्जी न जज़ब करेगा और न खारिज करेगा। अब चौथी पॉइंट की तरफ आते हैं। When an electron gain energy, अगर ये इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से एनर्जी जज़ब करता है, it jumps from low energy level to higher energy level, तो ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये इतनी एनर्जी जज़ब करेगा जितना सेकंड शेल का है। मतलब इसकी अपनी एनर्जी 5 जॉल है, सेकंड शेल की एनर्जी 10 जॉल है, तो ये 5 जॉल एनर्जी जज़ब करेगा। अगर ये 6 जॉल एनर्जी जज़ब करेगा तो 6 जॉल एनर्जी ऑर्बिट की नहीं है, तो ये जंप नहीं लगाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन करेगा कि इसकी एनर्जी 40 जॉल हो जाएगी, तो तीसरे शेल की तरफ भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन जब नीची एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी की तरफ जाता है, इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। promotion of electron from low energy level to high energy level by the absorption of energy is called excitation of electron। ये इलेक्ट्रॉन जब अगले शेल में जाएगा, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 पावर 12 सेकंड के लिए वहां रुकेगा, इंतहाई कलील, थोड़े से वक्त के लिए, और फिर वापस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। When an electron lose the already absorbed energy, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता है, कौन सी एनर्जी? यहां पर तो हमने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में हरकत करता है, इट डज नॉट एमिट, ये एनर्जी खारिज नहीं करता। और यहां पर हम कहते हैं when an electron lose energy, ये वो एनर्जी के बारे में बताता है जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है एक्साइटेशन के लिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी की बात कर रहा है। तो when an electron lose the already absorbed energy, ऑलरेडी जिसने एब्जॉर्ब की है प्रमोशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए, अगर वो एनर्जी दोबारा खारिज करता है, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, तो ये अपने ओरिजिनल ऑर्बिट की तरफ आएगा। मतलब इसकी एनर्जी 10 जॉल थी, एक्स्ट्रा 5 जॉल गेन की थी, वो 5 जॉल एनर्जी ये खारिज करेगा, इसकी एनर्जी 5 जॉल रह जाएगी जो पहले ऑर्बिट की है, और ये पहले ऑर्बिट में ही आ जाएगा। इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। डिमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक प्रोमोशन होता है, एक डिमोशन होता है। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एनर्जी विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से नीचे की तरफ आता है, लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो जो एनर्जी ये खारिज करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन होगा। रोशनी की शक्ल में ये एनर्जी खारिज करेगा, और रोशनी रेडिएशंस या इस तरह फैलती है। अब यहां पर वेवलेंथ की बात भी आ रही है।
The distance between two continuous crust or trough is known as wavelength, and the number of waves passing through a point per second is called frequency. तो यहां पर ये लिखता है एनर्जी विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। ये एनर्जी रोशनी की शक्ल में खारिज होगा जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो की तरफ आता है। थर्ड शेल से सेकंड में आता है, थर्ड से पहले में आता है, सेकंड से पहले में आता है, पहले शेल की तरफ आता है, तो ये एनर्जी खारिज करेगा। ठीक है, हुज फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के बारे में कहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। इस इमिटेड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, NU, FC भी आप जाहिर कर सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा ई। डेल्टा ई मींस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अगर इलेक्ट्रॉन आता है दूसरे शेल से पहले शेल में, तो इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है? 5 जॉल का है। तो जो रेडिएशंस इमिट होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से पहले शेल में आता है, तो पहले और तीसरे शेल की एनर्जीज का डिफरेंस है 40 - 5, ये है 35। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, डेल्टा ई ज्यादा है, तो जो रेडिएशंस इमिट होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है। अब अगर यहां पर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह जो भी हम लिखते हैं उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। तो यहां पर एच कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्योंकि प्लैंक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस कांस्टेंट को प्लेस किया था, तो इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और प्लैंक कांस्टेंट की कीमत, कांस्टेंट की अपनी एक कीमत होती है, वो कैलकुलेट हो सकती है। और ये प्लैंक कांस्टेंट क्या है? ये है डेल्टा ई। ये न्यू यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन की तरफ जाएगा। ये तो एक्चुअली प्लैंक कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इमिटेड रेडिएशंस। अब आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। यहां पर एक बात और, डेल्टा ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट। मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी 5 जॉल है, दूसरी की 10 है, तो डेल्टा ई 10 - 5 इक्वल्स टू 5। डेल्टा ई की कीमत 5 आ जाएगी। यहां पर डेल्टा ई तीसरी और पहली शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस, पहली की एनर्जी 5 जॉल है, तीसरी की एनर्जी 40 जॉल है, 40 - 5 इज इक्वल टू 35। तो यहां पर डेल्टा ई 40 - 5 इक्वल 35 आ जाएगी। दूसरे और तीसरे के दरमियान एनर्जी डिफरेंस, दूसरे और तीसरे की, दूसरी की एनर्जी है 10 जॉल, तीसरी की है 40 जॉल, 40 - 10, 40 - 10 इज इक्वल टू 30। तो डेल्टा ई 30 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 इस पॉइंट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर सकता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। इन बिटवीन द टू ऑर्बिट्स हरकत नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, इसकी एनर्जी 5 जॉल है, दूसरी शेल की एनर्जी 10 जॉल है। अब अगर ये 2 जॉल एनर्जी गेन करता है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 7 जॉल, जो किसी भी शेल की नहीं है। तो ये एक्साइटेशन नहीं करेगा, ये लो एनर्जी से हाई में नहीं जाएगा, ये पहली ही में रहेगा, अगरचे इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये एनर्जी गेन करता है मजीद 7 जॉल, तो 7 + 5 12 हो जाएगी, जो दूसरी शेल की एनर्जी नहीं है, फिर भी ये नहीं जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो पहले शेल में होगा या इतनी एनर्जी गेन करेगा जितना दूसरी शेल की है, दूसरी में चला जाएगा, या इतना एनर्जी गेन करेगा जितना कि तीसरी शेल की है, मतलब 40 है, तो तीसरी में चला जाएगा। तो असल में एंगुलर मोमेंटम वो मोमेंटम है जिसमें हर लहजा एंगल चेंज होता है, सर्कुलर मोमेंटम, सर्कुलर मोशन इसको भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम हम इस फार्मूले से जाहिर करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2 फाई।
इसमें m क्या है? इसमें m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान फासिला, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड शेल के दरमियान फासिला, फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस और पहले शेल के दरमियान फासिला, न्यूक्लियस और दूसरे शेल के दरमियान फासिला, न्यूक्लियस और तीसरे शेल के दरमियान फासिला, इसको रेडियस कहते हैं। सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द मार्जिन इज नोन एज, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द मार्जिन इज नोन एज रेडियस। ठीक है, इन क्या है? नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4 5 6। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, इसकी अपनी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड, ये कांस्टेंट है। इसके अलावा 2 कांस्टेंट है, आप 3 नहीं लगा सकते, 5 कांस्टेंट है, 22 और 7 इसकी कीमत है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो n इज इक्वल टू 1, सो h ओवर 2 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो इसकी जगह 2 लिखे, 2h ओवर 2 5। अगर अब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है तो इसका मतलब है 3h ओवर 2 5। अगर चौथे में है तो 4h ओवर 2 5। ये इंटीग्रल मल्टीपल और होल नंबर मल्टीपल यहां पर एक में लिख देता हूं। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये 2, ये 3 और ये 4, ये इस 1 के मल्टीपल्स है, लेकिन होल नंबर मल्टीपल है, होल नंबर है ये 2 3 4 5 6 अप टू 7 आप जा सकते हैं। इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन या तो पहले शेल में होगा 1 में, या दूसरे शेल में होगा, या तीसरे में होगा, या फोर्थ में। इन बिटवीन द 2 शेल ये रिवॉल्यूशन नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स, these were all about the Bohr's atomic model, its main points and its detail. Thanks a lot for watching the video. I will be waiting for your comments in the comment box. Like my channel, subscribe my channel, and share with your friends. Thanks a lot.